सवाल है जैन भाई, क्या व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है और आपका डाटा व्हाट्सएप से भी लीक हो सकता है? क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि व्हाट्सएप इज़ वेरी सेफ सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर इस एप्लीकेशन से आपकी एंड टू एंड जो है ना वो जो बात है, गुफ्तगू है, हाँ इनक्रिप्टेड होती है। तो ये किस हद तक सेफ है? देखिए व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आपको कभी कोड मिले और somebody is asking you to share that code with that particular person, तो कभी भी वो शेयर ना करें। और व्हाट्सएप को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आज ही अनेबल करें। दैट वुड बी 6 पिन डिजिट्स, आप उसको लगा लें जी। उससे आपको ये फायदा होगा कि कोई शख्स अगर आपकी इजाजत के बगैर उसको खोलना भी चाहेगा, he will be unable to open it। WhatsApp के अंदर ही ये होती है ऑप्शन। Yes, WhatsApp ये प्रोवाइड करता है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तमाम पॉपुलर ऐप्स के ऊपर मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है। जैसे मैं आईडी पे भी आपकी आती है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स मेरा अकाउंट खोलना भी चाहे, ओपन करना चाहेगा, तो मुझे इस बारे में जो है पहले पूछा जाएगा कि इज दिस यू who wants to access to this account or not। लेकिन उसके लिए आपका फोन और आपकी सिम आपके साथ होनी चाहिए। आपकी सिम उसके साथ जरूर होनी चाहिए। और व्हाट्सएप के हवाले से मैं ये लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आपके फ़ोन के अंदर जब तक कोई डाटा नाजेबा नहीं है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। लेकिन जो ही आपने फ़ोन की गैलरी में नाजेबा डाटा रख लिया या आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेज दिया, तो फिर उसके बाद ये याद रखिएगा कि उसके बाद आप चांसेस जो आपके साथ डाटा प्राइवेसी ब्रीच होने के वो बढ़ जाएंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है जी। और नॉर्मली लोग सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स पे ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ज़हन के लोगों को अपने बारे में खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग अपनी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उसको सेफ मत रखिए। आप इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो क्रिटिकल सेंसिटिव कंटेंट होता है अपने मोबाइल में मत रखिए, क्योंकि इस तरह चांसेस आप ज़्यादा भरवाएंगे और इस तरह आप खुद भी परेशान होंगे और सोसाइटी भी परेशान होगी। इसी के साथ साथ एक कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है और जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई को अभी कुछ दिन पहले एक ईमेल रिसीव हुई थी, उसमें उसको जॉब ऑफर हुई थी अब्रॉड से, और उसने बोला था कि टिकट्स वगैरह और सब कुछ वो सारा एक्सपेंस उनका। अब उन्होंने टिकट्स भी प्रोवाइड की, सब कुछ किया, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो उस टाइम पर पता चला कि टिकट्स भी फेक हैं, सब कुछ फेक है। तो बताएं कि इस तरह के ईमेल से किस तरह हम लोग बच सकते हैं? उन्होंने कोई पैसे पे किए? आपने कोई पैसे पे किए? जी। आपने कोई पैसे पे किए? जी, वीजा के पैसे जो है वो हमने पे किए थे। बहुत शुक्रिया। दिस इज अनदर फ्रॉड और वो भी तरीकेकार सेम है। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये मैंने जैसे पहले बताया, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस के अंदर हमेशा उस चीज़ को टारगेट किया जाता है जिस चीज़ के अंदर लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो 2 तरह के इमोशंस हैं। द फर्स्ट इमोशन इज खौफ, बेटा आपका अरेस्ट हो गया है। द सेकंड इमोशन इज लालच, आपको लालच दिया गया, आपका इनाम निकल आया, आपकी अब एक नया काम निकल रहा है, आपकी जॉब निकल आई है। तो अब जब आपको घर बैठे हुए एक ईमेल आ गई, आपने कभी सीवी किसी से शेयर नहीं की। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने आप से पूछने हैं कि क्या मैंने कभी किसी इनाम के लिए अप्लाई किया था, या क्या मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स जो है वो जॉब के लिए अप्लाई ना करे, उसको टिकट्स भी ईमेल पे आ जाएं, या उसको जो है अप्लाई किए बगैर एक जॉब भी मिल रही है। और आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको टिकट्स मिली, आपको कंपनी का बता दिया गया, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब आपको ईमेल आई, आपको इंटरनेट पे इतना चेक कर लेना चाहिए था कि ये कंपनी क्या एग्जिस्ट करती है, क्या कोई ऐसी कंपनी आज के दौर में है जिसकी वेबसाइट ना हो, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर कोई पेज ना हो। सो ये मैं समझता हूँ यहाँ पे बेसिक अवेयरनेस है अगेन एंड अगेन। और ऑनलाइन वीडियो के थ्रू भी आप बात करें, अगर आप वाकई किसी को जेन्युइनली परसीव करना चाहते हैं तो आपको पता तो क्या बात किससे करें। जी यहाँ पर जैन भाई, आपने जैसे पिछले दिनों सुना, जो वीडियोस की बात हम करते हैं, तो वो एक टिकटॉकर है डकी भाई, तो उनकी वाइफ का भी डीप फेक वीडियो बनाकर तो वो पोस्ट कर दी गई और उसके बाद काफ़ी मसला बना। उस हवाले से आप क्या? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई वीडियो अगर आप फेक साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल को आप डिफरेंशिएट करते हैं फेक के साथ। ठीक, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है ये मेरी आवाज़ नहीं है, तो सबसे पहले उसकी ओरिजिनल वॉइस को
वॉइस सैम्पलिंग में मैच किया जाएगा फेक वॉइस के साथ। ठीक। तो स्लो मोशन के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम जाके कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर देखी जा सकती है कि क्या वो फेक है या वो ओरिजिनल है। क्या ऐसी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये डीप फेक है? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी चीज़ का वीडियो एनालिसिस होगा तो वीडियो एनालिसिस में हर चीज़ डिटेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने वॉइस सैम्पलिंग की बात की, तो ये तमाम चीज़ें जब आपका वीडियो एनालिसिस किसी वीडियो का सामने आता है तो ये चीज़ें एनालिसिस में सामने आ जाती हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? इशू ये है कि ये जो इशू ऑफ डीप फेक है, इसको अभी आके हमने जाना है, बट ये बहुत सालों से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि जहां पे कोई फेस मिलता जुलता होता है उस फेस को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो के ऊपर, किसी को डिफेम करने के लिए। अब जिसकी भी कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर लगा दी जाती है, उसको क्लैरिटी देते हुए कई साल लग जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली उसके साथ जो उसका नुकसान किया जाता है, अब मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसमें आम मुल्जिम जो पकड़ा जाता है उसको तो इवन सुपीरियर कोर्ट से बेल नहीं मिलती। ठीक। ऑल्दो इसकी पनिशमेंट सिर्फ 5 साल है। ठीक। लेकिन चूंकि ये ऑफेंस ऐसा है, इसमें आप पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस खातून को आप जो है पूरा उसका मेंटली और उसको जो एक मैं समझता हूं परेशानी टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरी एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो हरासमेंट। मैं चाहूंगी कि आप भी रोशनी डालें कि अगर तो ऐसा कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा मिलती है, क्या जुर्माना है, और वैसे कितनी सजा, किस हद तक सजा मौजूद है? इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि हमारे जो पीका एक्ट है, इसके अंदर एक प्रोविजन है जिसके तहत ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड से भी अगर कोई सेक्शन जो है वो ऐड होता होगा तो वो भी साथ ट्रायल होगा, जिसको जॉइंट ट्रायल कहते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी शख्स ने इस हद तक हरासमेंट जो है क्रिएट की कि उस शख्स ने उस जान से ही वो हाथ धो बैठा, तो देन फिर उसमें पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन भी ऐड होगा, क्योंकि ये उसकी वजह बना। राइट। तो जब ये होगा तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। ठीक। तो दिस इज अ सीरियस क्राइम, और उसका जो पनिशमेंट है वो भी सीरियस है। मैंने रिसेंटली एक केस भी किया जिसमें एक खातून जो थी उसने सुसाइड कर लिया और उसके 4 बच्चे थे, और वो जो तस्वीर तैयार की गई थी वो एडिटेड इमेजेस थी। सो ये जो केसेस हैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एडिटेड तस्वीरों की, बिल्कुल, कि एडिटेड तस्वीरों के साथ क्या लोग और डीप फेक के साथ लोग किस किस्म के लोगों के साथ जो है वो उनको रिवेंज लेते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, तो ये एक बड़ा एक सीरियस किस्म का क्राइम है। आपने बात की डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप देखती हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जब लड़कियों के साथ उनकी डाटा लीक हो जाता है या इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है अक्सर, बल्कि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होती हैं, ज़्यादातर फीमेल्स के साथ ही ऐसे वाक़यात होते हैं, तो बाकायदा तौर पे क्लास परफॉर्मेंस उनकी इफ़ेक्ट होने लग जाती है, अटेंडेंस उनकी लो होना शुरू हो जाती है, आपको एटीट्यूड में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, और क्लास के अंदर जैसे वो प्रेजेंटेशन दे रही है तो उनके कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग सेशंस आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल, उसमें हम ऐसे फेस से गुजरे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मेंटोरशिप का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अपने जो डेस्क हैं उन पे हमने विजिटिंग आवर्स डिस्प्ले किए होते हैं कि अगर हम फ्री हैं, जिस टाइम पे हमारी क्लासेस नहीं हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं और पर्सनली आकर हमसे इस तरह के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। मतलब स्टेट लेवल पे भी आप समझती हैं कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसमें तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो भी इस चीज़ से अवेयर हों कि बच्चों को किस हद तक जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैं चाहूँगी इसके अंदर कि कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाई जाएं कि इम्प्लीमेंट की जाएं सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स की जाएं और बाकायदा तौर पे सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएं जिसमें पेरेंट्स को भी गाइड किया जाए कि जो बच्चे जैसे यूट्यूब पे कोई कार्टून्स भी इवन देख रहे हैं, अंडर एज भी हैं, टीनेज से छोटे भी हैं, तो तब भी पेरेंट्स ने उनको मॉनिटर कैसे करना है ताकि बच्चे जो हैं वो इस तरह के ज़हनी इस तरह का शिकार ना हो। बिल्कुल ठीक जैन भाई, एक सवाल यहाँ पर है कि पिछले कुछ अरसे में एक केस था पाकिस्तान में आया सरगोदा में, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, वो एक शख्स के पास से तकरीबन 6.5 लाख के करीब वीडियोस बरामद की गई थी और वो इंटरनेशनल उसको सेल करता था, अमेरिका, इटली, तो उसके अंदर उसको सज़ा भी हुई, तब 7 ईयर सज़ा थी, अब मेरा ख्याल है अमेंड होगी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ 12 लाख के करीब जुर्माना हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा
स्कैंडल था, इस हद तक पाकिस्तान में मतलब क्राइम 6.5 लाख वीडियोस, मतलब कोई देखिए छोटा सा कंटेंट नहीं है ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये पूरी दुनिया में बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर कोई शख्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज द ओनली ऑफेंस जिसमें किसी वीडियो का पोजेशन भी क्राइम है। जो बाकी क्राइम्स है वहां पे वीडियो भेजना, वायरल करना, डिस्प्ले करना, ट्रांसमिट करना, पब्लिक एग्जिबिट करना क्राइम है। बिल्कुल। लेकिन इस सेक्शन 22 के अंदर द वर्ड इज पोजेशन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसमें पूरी दुनिया के जितने लॉज हैं, साइबर लॉज, मैंने जितने भी मेरी नजर से अभी तक गुजरे हैं, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट्स ऐसे केसेस के अंदर दी जाती हैं, क्योंकि जो एक शख्स होता है वो बच्चे को बिल्कुल उसके इब्तदा में ही एक बहुत बड़े मेंटल एंजाइटी में का शिकार कर देता है। बिल्कुल सही बात। अब इस तरह के केसेस के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो, जैसे भी हमने पनिशमेंट का जिक्र किया और ये पनिशमेंट फिर हाई कोर्ट से ये डिसीजन अपहेल्ड हुआ था, इस तरह के केसेस जो हैं जब तक सजाएं नहीं होंगी तो डेटरेंस नहीं क्रिएट होगी। देखें ना कि उस शख्स को मेरा ख्याल है 2017 में सजा हुई थी, तो 2017 से अगर अब तक देखें तो 7 इयर्स तो अब तो वो बाहर भी आने वाला है। बिल्कुल ऐसा। और मैं, हालांकि उसको एक मैक्सिमम सजा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, और 7 साल कुछ भी नहीं है ऐसे जुर्म, लेकिन तब क्योंकि कानून ही में सजा इतनी थी। देखिए